हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो हमारा चल रहा है फिज़िक्स में मोशन। इसमें हमारा आज का टॉपिक है गति के समीकरण। गति के समीकरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। गति के समीकरण को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। जो हमारा प्रथम समीकरण होता है वो होता है v = u+at, जिसमें हमारा v रहेगा अंतिम वेग, u रहेगा प्रारंभिक वेग, a रहेगा त्वरण और जो हमारा t है वो रहेगा हमारा समय। ये जो प्रथम समीकरण है हमारा v = u+at, इसको हम वेग समय संबंध भी बोलते हैं। तो प्रथम समीकरण जो है वो आपका वेग समय संबंध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय समीकरण जो है वो है हमारा s = ut+12at², जिसमें s हमारी होती है दूरी, u होता है हमारा प्रारंभिक वेग, t जो है हमारा समय, a हमारा त्वरण। इस समीकरण को हम समय स्थिति संबंध कहते हैं। प्रथम समीकरण था वो वेग समय संबंध है, क्योंकि इसमें वेग और समय की बात हो रही है। प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों है और समय है, तो ये वेग समय संबंध कहलाएगा। दूसरे में देखिए समय स्थिति बताई हुई है, इसमें दोनों वेग नहीं है, सिर्फ प्रारंभिक वेग है हमारा, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग नहीं है। इसमें हमारा समय है और ये s है दूरी। दूरी कैसे तय होती है? अगर किसी वस्तु की जो स्थिति है वो चेंज होती है, एक जगह से वो दूसरी जगह पर वस्तु पहुंचती है, तो वो कोई ना कोई दूरी तय करती है, तो उसकी स्थिति बदल जाती है। इसलिए इस समीकरण को समय स्थिति संबंध भी कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है हमारा तृतीय समीकरण गति का, वो है हमारे पास 2as = v² - u²। जो तुम्हारा तृतीय समीकरण है उसको हम वेग स्थिति संबंध बोलते हैं। वेग स्थिति संबंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें समय नहीं दिया गया, हमारे पास यहाँ पर t नहीं है, तो इसमें a जो है वो हमारा त्वरण है, s जो है वो दूरी है, v हमारा अंतिम वेग है और u हमारा प्रारंभिक वेग है। तो ये जो तृतीय समीकरण है इसको हम वेग स्थिति संबंध भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेग और स्थिति के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि u, v, t, a और s जो है हमारे क्या क्या हैं। u को हम प्रारंभिक या फिर आरंभिक वेग बोलते हैं, v हमारा अंतिम वेग होता है, t हमारा समय है, a हमारा त्वरण है और s हमारी दूरी है। तो इसमें से जो भी हमारा यूज़ हो रहा है u, v, s, t जो भी है उसका मैंने यहाँ पे सबका मीनिंग लिख दिया कि उनका मीनिंग क्या है। तो u हमारा आरंभिक वेग है या फिर प्रारंभिक वेग भी बोल सकते हैं इसको, v अंतिम वेग, t समय, a त्वरण और s जो है हमारी दूरी है। तो ये जो हमारे समीकरण हैं 3, ये किस में यूज़ होते हैं? ये हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमारी अभी न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगी, कराऊंगी। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ दी हुई है, उसके हिसाब से हमें कौन सा समीकरण जो है इसमें लगाना है। किस में दूसरा लग सकता है, किस में पहला लग सकता है। मान लो जहाँ पर वेग और समय की बात की जाएगी वहाँ पर हम ये वाला समीकरण लगा सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास समय और स्थिति की बात की जाए वहाँ पर हम इस समीकरण को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमें समय ना दिया गया और सिर्फ वेग और स्थिति बताई गई हो तो वहाँ पर या एस बताया हो प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग, या फिर आपका अंतिम वेग बताया गया हो, तो वहाँ पर हम इस समीकरण को यूज़ करेंगे। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? देखिए आपका जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं उदाहरण दिए हुए हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो क्या है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। मैंने कल भी एक न्यूमेरिकल करवाया था इससे पिछली वीडियो में, उसमें मैंने बताया था कि जब हमारी कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसमें हमारा जो प्रारंभिक वेग होता है यानी कि जो u होता है वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा u 0 होगा। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। समय हमें दे दिया 5 मिनट, और जो उसने 5 मिनट में वेग प्राप्त किया है वो कितना आ गया हमारे पास? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो हमारा v होगा, अंतिम वेग होगा, वो होगा हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हो गया हमारे पास 5 मिनट का। अब हम मान लें कि त्वरण जो है वो एक समान रहेगा, तो हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है? एक तो त्वरण निकालना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखिए हमें u भी पता है, हमें v भी पता है और हमें समय भी पता है, तो हम इसमें पहला समीकरण जो है वो यूज़ करेंगे।
तो पहला समीकरण क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। यहाँ से हमने क्या किया, इस u को इधर ले आए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे, a क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो त्वरण का लिखा है ये क्या है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन टी। ये मैंने आपको कल बताया, वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, त्वरण होती है। तो त्वरण का कल फॉर्मूला भी बताया कि अंतिम वेग में से अगर प्रारंभिक वेग को माइनस किया जाए और समय से डिवाइड किया तो हम त्वरण को निकाल सकते हैं। तो पहला जो है वो हमने त्वरण निकालना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे त्वरण के फॉर्मूले को, या फिर पहली समीकरण को यूज़ करेंगे, वहाँ से भी हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो u हमारा 0 है, v हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको हम मीटर प्रति सेकंड में जब निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, 72 को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा घंटा है उसको हम सेकंड्स में बनाएंगे तो वो हो जाएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास काटने के बाद ये आ गया हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय हमें दिया है 5 मिनट, इसके भी हम सेकंड बनाएंगे। 5 मिनट के सेकंड बनाने के लिए हमने क्या किया, 5 को जो है वो 60 से गुना कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर जो समय है वो कितना आ गया, 300 सेकंड आ गया। तो u हमारा 0 है, v हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, t हमारा कितना आ गया, 300 सेकंड आ गया। तो उसको हम इस वैल्यू वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा v था 20, u है हमारा 0, t है हमारा 300। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड हमने निकालना है यहाँ पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि हमें निकालना है s। अब जब हमें s निकालना है तो हमें u भी पता है, हमें t भी पता है, और हमें a भी पता है। तो यहाँ से हम जो है s की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरी समीकरण भी यूज़ कर सकते हैं और तीसरी समीकरण भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी समीकरण को जो दूसरी समीकरण है उसको नहीं किया गया यूज़, तीसरी को किया गया। इन्होंने कौन सा लिया है यहाँ पर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन्होंने v की वैल्यू भी इनको पता है, u की वैल्यू भी पता है, और त्वरण इन्होंने निकाल लिया। तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू जो है आ जाएगी। आप दूसरी समीकरण से भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको t की वैल्यू भी पता है। तो इस वाले न्यूमेरिकल में आप दोनों समीकरण निकाल सकते हो, लगा सकते हो, दूसरा समीकरण भी और तीसरा भी। तो इन्होंने यहाँ पर तीसरा समीकरण लगाया है और यहाँ से जो है s की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर s की जो वैल्यू है वो 3000 मीटर आई है कैलकुलेट करके, और मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज किया गया है बटे 1000 करके, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर। तो ये जो आपको न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर उदाहरण हैं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसकी कैलकुलेशन जो है वो करके देखेंगे कि क्या इनकी कैलकुलेशन जो है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा उदाहरण नंबर 8.6 कि कोई कार जो है वो एक समान रूप से त्वरित हो रही है यानी कि उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो 5 सेकंड में वो 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी गति प्राप्त करती है। यानी कि पहले उसका u जो था वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा था प्रारंभिक वेग, 5 सेकंड बाद उसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमें क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है और उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल पहले वाले जैसा है। तो पहले हम अब पहले वाले में तो विराम अवस्था में चली थी तो u 0 था, लेकिन यहाँ पर हमें u की वैल्यू दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, v की भी दे दी। किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 1000 से गुना करेंगे और 3600 से भाग करेंगे। तो इसको आप करके देखेंगे। यहाँ से इन्होंने वही किया, त्वरण का फॉर्मूला लगाया a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से इनकी त्वरण की वैल्यू आ गई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फिर उसके बाद उन्होंने वही दूरी निकालनी थी। दूरी निकालने के लिए अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या किया है, द्वितीय समीकरण का यूज़ किया है। द्वितीय समीकरण यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इससे भी कर सकते हैं, और जो हमारी तृतीय समीकरण है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, उससे भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है वो s है, जिससे हम बाकी की वैल्यूज़ जो है हमें पता है, बाकी की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करके s की वैल्यू निकाल सकते हैं। u भी हमें पता है, t भी हमें पता है और a भी हमें पता है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर s जो दूरी है वो यहाँ पर मिल जाएगी कितनी, 37.5 मीटर।
तो कार का जो त्वरण है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकला और तय की गई जो दूरी है वो कितनी है 37.5 मीटर। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपका उदाहरण है 8.6 और 8.5, इनकी कैलकुलेशन जो है आप करके देखेंगे, इनको कॉपी में करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उदाहरण 8.7। 8.7 है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। गति के विपरीत दिशा में, यानी कि जिस तरफ गति लगाई जा रही है वो उससे विपरीत दिशा में जा रही है। तो यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, अब ब्रेक लगाएंगे और हमारी गाड़ी रुकेगी। रुकने का मतलब ये है कि हमारा जो v है, अंतिम वेग है, वो क्या हो जाएगी, जब रुकेगा तो v हमारा 0 हो जाएगा। और समय दे दिया हमें 2 सेकंड और u दे दिया हमें 6 मीटर प्रति सेकंड, ये जो है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा है त्वरण, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है। अगर प्रति सेकंड होता तो वो हमारा होता u। तो ये है हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें त्वरण दिया हुआ है। और ये है हमारा t = 2 सेकंड। और क्योंकि ब्रेक लगने पर हमारी गाड़ी जो है वो रुक रही है, तो यहाँ से v हमारा हो जाएगा 0। हमें यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है। तो a है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t 2 सेकंड, और जो हमारा यहाँ पर v है वो है हमारा 0। तो यहाँ पर हम समीकरण लगाएंगे पहली v = u + at। तो जब हम यहाँ से v = u + at लगाएंगे, यहाँ पर हमने ये क्यों नहीं लगाई है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास u की वैल्यू नहीं है। तो हमने v² - u² = 2as में हम s की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास u की वैल्यू नहीं होती। और सेकंड दूसरी समीकरण भी नहीं हम लगा सकते, क्योंकि उसमें भी s = ut + ½ at² है। तो वहाँ पर भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें v की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। तो हम पहले प्रथम समीकरण से स्टार्ट करेंगे। प्रथम समीकरण में हम v, a और t की वैल्यू लगाकर यहाँ पर u की वैल्यू जो है निकालेंगे। तो v की वैल्यू हमारी 0 थी, a है हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगाया, क्यों लगाया, कल आपको बताया था कि अगर हमारा जो त्वरण होता है वो जिस साइड हम गति बल लगाते हैं उसी दिशा में अगर हमारा त्वरण उत्पन्न होता है तो हमारा जो त्वरण होगा वो प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा, और अगर विपरीत दिशा में होगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर विपरीत दिशा दी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो हमने त्वरण लिया है वो -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया है। t हमारे पास है 2 सेकंड, तो u आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके 12 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। अब हम दूसरी समीकरण भी लगा सकते हैं और तीसरी समीकरण भी लगा सकते हैं, वहाँ से हम s की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरी समीकरण लगाई है, आप तीसरी से भी कर सकते हो, यानी कि आप v² - u² = 2as से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी आप समीकरण लगाओगे वहाँ से आपको s की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम u की वैल्यू भी लगा सकते हैं, t की भी लगा सकते हैं और a की भी लगा सकते हैं। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हम a की भी लगा सकते हैं, u की भी लगा सकते हैं और v की भी लगा सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर s की वैल्यू मिल जाएगी। तो s की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कितना आया, 12 मीटर, क्योंकि u यहाँ पर हमारा था 12 मीटर प्रति सेकंड, t था हमारे पास 2 सेकंड, उसके बाद प्लस 1/2 a है हमारे पास -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t है हमारे पास 2 सेकंड। अब t स्क्वायर है इसलिए 2 सेकंड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। इसको कैलकुलेट करके फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ गया हमारे पास 6 दूनी 12 मीटर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करके 12 मीटर आ गया। इसकी कैलकुलेशन भी आप करके देखेंगे अपनी कॉपी में, आपको कॉपी में करना है ये। तो कार रुकने के पहले जो है वो कितनी दूरी तय करेगी, 12 मीटर की दूरी जो है वो तय करेगी। उसके बाद हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, जिनको आप प्रैक्टिस करोगे कि क्या आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, आपको बताया गया है अभी कल भी जो हमारा चल रहा था वेग परिवर्तन, उसमें बताया था कि जब भी कोई वस्तु होती है उसके वेग में परिवर्तन होता है
तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है त्वरित हो रही है, यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में ये जो परिवर्तन होता है, ये वेग में परिमाण या फिर गति की दिशा या फिर दोनों की वजह से हो सकता है, ये भी आपको कल बताया था। तो अगर हम ऐसा उदाहरण सोचें कि जिसमें जो हमारी वस्तु है वो हर समय जो है अपनी दिशा को बदल रही है, तो क्या हम ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं? इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक बताया है कि अगर हम कोई बंद पथ ले लें, बंद पथ इन्होंने कैसे लिया है, जैसे एक मार्ग ले लिया, बंद पथ मार्ग लिया है जिस पर एक वस्तु की गति हो रही है, और इन्होंने क्या ले लिया, एक आयताकार पथ ले लिया। यहाँ पर देखिए किसी एथलीट जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं रेसेस में, उनको आयताकार पथ में अगर दौड़ना होता है तो आयताकार पथ आपको ऐसा होता है ये। तो इसमें आपको पता है 4 साइड्स होती हैं, जो हमारी आयत की होती हैं 4 साइड्स होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ A, B, C और D, तो ये जो आयताकार पथ है ABCD के अनुदिश जो है उसे ऐसे घूमना है, मतलब उसको यहाँ पर दौड़ना है। तो मान लेते हैं एथलीट जो है पथ के पीछे, पथ के जो है सीधे भागों AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। पहले वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन जब वो कॉर्नर पर पहुंचता है, जब उसे अपनी दिशा चेंज करनी होती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई अपनी साइड चेंज करनी है, तो अगर हमें मान लो सड़क पे मुड़ना भी है, किसी मोड़ को मुड़ना है, हम साइकिल से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो उस मोड़ पर आते ही हम क्या करते हैं, अपने वाहन की, स्कूटर, साइकिल या फिर जो हमारी कार होती है उसकी स्पीड को कम कर लेते हैं और फिर हम उस मोड़ पर मुड़ते हैं। तो ये भी जो है ये 4 मोड़ हैं। तो ऐसे जब जो धावक है, एथलीट है, जो भागेगा, तो जब उसे साइड बदलनी होगी तो वहाँ पर जाकर उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम होगी, तो यानी कि चेंज होगी। तो जब एथलीट इन साइड्स पर भागेगा तो वो एक समान चाल से जब दौड़ता है तो यहाँ पर आकर जो है उसके कोनों पर उसकी जो है चाल बदल जाएगी। ये देखिए लिखा भी हुआ है कि अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल को बदलता है। तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी? देखो एक चक्कर कैसे पूरा करेगा, A से B, B से C, C से D और D से A। तो पहले यहाँ बदली, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, यानी कि उसने 4 बार बदली, क्योंकि 4 साइड्स थी। तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी दिशा को बदलना पड़ता है? 4 बार उसे अपनी दिशा को बदलना पड़ता है। कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने अपनी 4 बार गति की दिशा जो है वो बदली है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है, जैसे मैंने वहाँ पीछे बनाया, तो यहाँ पर इन्होंने बना के दिया है आपको ABCD। तो यहाँ पे इसको 4 बार बदलनी पड़ी। और अगर ऐसे ही मान लो 6 साइड्स हों किसी पथ की, तो उसको कितनी बार बदलनी पड़ेगी अपनी गति की दिशा? उसको अपनी गति की दिशा 6 बार बदलनी पड़ेगी, अगर वो जो है हमारा षटकोणीय है, यानी कि उसकी 6 साइड्स हैं। अगर हम थोड़ी सी साइड्स और बढ़ा दिए, षटकोणीय की जगह हम अष्टकोणीय कर दिए, यानी कि जिसकी 8 साइड्स होती हैं, तो जब 8 साइड्स हो जाएंगी तो उसको 8 बार अपनी दिशा जो है बदलनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम साइड्स जो है बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी हमारी कि वो जो साइड्स बदलेंगी, वो साइड्स धीरे धीरे बढ़ती इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो हमें एक बिंदु के बराबर नज़र आएंगी। और वो जो हमारा पथ होगा वो कैसा दिखाई देगा? हमें वृत्तीय पथ दिखाई देगा। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि एथलीट जो है आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदेश अगर दौड़ रहा है, तो उसमें उसको अपने चक्कर को पूरा करने के लिए 6 बार अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, अगर उसका षटकोणीय है। ऐसे ही अगर उसका अष्टभुजाकार है, यानी कि अष्टकोणीय है जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, तो उसमें उसको अपनी स्थिति को जो है 8 बार जो है बदलना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम भुजाओं की संख्या में वृद्धि करते जाएं, तो भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, उतनी ही बार उसको मुड़ना भी पड़ेगा। तो अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ा दें तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? अगर हम बढ़ाते जाएं तो मैंने आपको बताया धीरे धीरे जो वो हमारी भुजाएं होंगी वो एक एक बिंदु के समान आती जाएंगी और हमारा जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा? वृत्तीय हो जाएगा।
तो देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो घटकर क्या रह गई है, एक बिंदु के समान रह गई है और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। तो अब अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग से दौड़ता है तो उसके वेग में जो परिवर्तन है केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर जो दौड़ता हुआ व्यक्ति होगा या एथलीट होगा वो क्या होगा, एक त्वरित गति का उदाहरण होगा, जिसकी जो गति है वो कैसी है, त्वरित गति है, यानी कि हर समय हर सेकंड कह लो उसकी जो गति की दिशा है वो बदल रही है, जिसकी वजह से उसमें त्वरण जो है उत्पन्न हो रहा है। तो उसकी जो गति है वो क्या कहलाएगी, त्वरित गति कहलाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने मान लिया कि अगर त्रिज्या r वाला वृत्त है, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। आपको पता है अगर ये वृत्त है, इसकी हम यहाँ पर ये हमारा केंद्र है इसका O, और मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी, परिधि कितनी हो जाएगी, r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr होगी। तो अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने में उसको t सेकंड का समय लगेगा, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, v = 2πr/t, क्योंकि 2πr क्या है, ये इसकी दूरी है जो इसने तय की है और कितने समय में की है वो क्या हो जाएगा इसका t। तो वेग क्या हो गया, v = 2π/t। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी जो गति होगी उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो एक समान वृत्तीय गति की ये डेफिनेशन है आपकी कि जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, ये आपने घरों में बहुत बार करके भी देखा होगा। इन्होंने क्या किया, एक धागा लिया, धागे का टुकड़ा लिया और उसके एक छोर पर पत्थर को बांध दिया और दूसरे छोर को पकड़कर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। आप जैसे अपने उंगली में वो की रिंग डाल के उसको घुमाते भी हो, तो वैसा ही है ये। तो अब जब पत्थर जो है सहित धागे को अगर हम छोड़ दें, जैसे हमारा वो की रिंग भी कई बार छूट जाता है, तो वो जहाँ पर छूटता है वो उसी दिशा में चला जाता है, आपको पता है। तो धागा छोड़ने पर जो पत्थर है वो किस दिशा में जाएगा। अब इस क्रिया को अगर हम बार बार देखेंगे तो वृत्तीय पथ पे अलग अलग जगहों पर पत्थर को छोड़ें तो पत्थर की गति करने की जो दिशा होगी वो समान नहीं होगी। हर बार जो हमारा पत्थर है या जो की रिंग है उसको अगर हम घुमा कर छोड़ें किसी दिशा में तो वो जो है उसी दिशा में गति करके सीधा जाएगा वहाँ पर। तो पत्थर जो है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ ही गति करता है जहाँ से वो छूटेगा, इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाएगा तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी जो गति की दिशा होती है वो प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर उसकी जो गति की दिशा है वो बदलेगी वृत्तीय पथ पर। तो जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्कर या एक चक्र जो आपका डिस्कस होता है, जिसको आप गोला भी बोलते हो, गोले को फेंकता है, जो ये बच्चे हमारे गेम्स में होते हैं वो ये करते हैं, ये गोला फेंक एक डिस्कस वाली हमारी एक गेम होती है जिसमें इसको गोल घुमाकर इसको फेंका जाता है। तो वह उसे क्या करता है, अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। पहले वो खुद गोल घूमता है, गोल घूमने के बाद उस डिस्कस जो उसने गोला पकड़ा हुआ है उसको भी वृत्तीय गति मिल जाती है। वृत्तीय गति जब उसको मिलती है फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे एक बार छोड़ देता है उस गोले को, तो वो जो गोला या चक्र होता है उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में उसे छोड़ते समय छोड़ा गया है, तो वो उसी दिशा में जो है गति करेगा। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार आपको वो बताया गया है की रिंग को जब आप घुमाते हो तो अगर वो आपकी उंगली में से निकल के छूट जाए, जिस पॉइंट पर वो छूटता है ना, तो उसी पॉइंट के साथ सीधी रेखा में वो जाकर गिरता है। तो ऐसे ही हमारे जो उदाहरण हैं कि वस्तुओं की एक समान जो वृत्तीय गति होगी उसके और कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी की गति, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी भी कैसे करते हैं, वृत्तीय पथ पर ही गति करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, जो हमारे उपग्रह होते हैं
वो भी कैसे करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर ही गति करते हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, त्वरित गति के उदाहरण हैं। तो वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, यानी कि अगर हमारा एक वृत्तीय पथ है, उस पर अगर हमारा कोई साइकिल सवार जो है लगातार घूम रहा है, तो उसकी जो गति है वो कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी, और कौन सी होगी, त्वरित गति का वो उदाहरण होगा हमारा। तो ये जो था हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपने क्या सीखा, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपके मेन पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के, तो इन पॉइंट्स को आपको करना है। तो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।